जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास एफएससी पार्ट 2 पार्ट 1 पैडल स्कॉलर। चैप्टर नंबर 8 का हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इससे पहले हम एक टॉपिक जो पढ़ चुके हैं, प्रीवियस टॉपिक, वो हमारे पास था आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है जी। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास कांस्टेंट फॉर एसिड। यहाँ पे आज हम जो कांस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने आपके सामने सर्कल किया है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर बेसिस। ठीक है जी। आज हम बेसिस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे कि जैसे ही हम किसी बेस को आयोनाइज करते हैं तो उनके जो कांस्टेंट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट जो है वो किस कांस्टेंट के ऊपर आती है, उस कांस्टेंट को देखना है कि हमने आज। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, जरा इस पर देखते हैं जी। क्लास हम देखते हैं यहाँ पर वीक ब्रोंस्टेड बेसिस विच आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है जी। हमने कहा जो ब्रोंस्टेड हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने एसिड बेस पे काम किया हुआ है, वो हमें बताता है जो हमारे पास बेसिस होते हैं, इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो बेसिस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास जो ब्रोंस्टेड बेसिस है वो क्या है जी, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसी तरह अगर हम एसिड की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, वो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। हम ब्रोंस्टेड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। चलें, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने वीक बेस लिया हुआ है और ब्रोंस्टेड ने कह दिया है कि वो जो बेस होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस व्हिच टेक प्रोटॉन। ये आगे मेंशन कर दिया है कि ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल या कुछ चीजें जो सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती हैं, टेक प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, और क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्सल आयन। हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, बेसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्रोंस्टेड बेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। हम कहते हैं यहाँ पर ब्रोंस्टेड बेसिस जो हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे या वो कोई आयन भी हो सकते हैं। ठीक है। और वो क्या करेंगे, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। और कहाँ से करेंगे, वो वाटर से एक्सेप्ट करेंगे। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं। हमने सबसे पहले एग्जांपल देखी है हमारे पास, वो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक मॉलिक्यूल है। हम मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास NH3 है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। और ये इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा। क्या करेगा, इस वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगा। जब इसमें से एक प्रोटॉन इधर ऐड हो जाएगा तो बाकी इस वाटर में क्या बच गया, OH नेगेटिव। इट मींस इट इज हाइड्रोक्सल आयन। इट इज हाइड्रोक्सल आयन जो हमारे पास पीछे बच गया है, ये हमने यहाँ रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल था हमारे पास अमोनिया NH3 था, इसने एक प्रोटॉन दिया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अमोनियम बन चुका है। क्या बन गया, ये हमारे पास यहाँ पे अमोनियम। ठीक है जी। तो इस तरह ये था हमारे पास एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। इसी तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि वो क्या है, वो आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आयंस भी हो सकते हैं। अब हम जरा आयन की एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आपने नोट करना है, ये जो हमारे पास CO3 है, ये वाला, दिस इज आयन। इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। इसका क्या नाम है जी, इसका नाम है कार्बोनेट आयन। जैसे ही इस कार्बोनेट आयन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करता है, इस ये कार्बोनेट इस वाटर में से एक हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। जैसे ही ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा, ये बाई कार्बोनेट बन गया, HCO3 नेगेटिव बन गया, बाई कार्बोनेट बन गया। इसके ऊपर -2 चार्ज था, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो आप देख सकते हैं कि -2 की जगह पे -1 आ गया, एक कम हो गया हुआ। ठीक है। और इसने प्रोटॉन दे दिया था तो बाकी इसके पास क्या बचा था, OH नेगेटिव। ये हमने रखा हुआ है यहाँ पे OH नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन। जी तो स्टूडेंट, ये दो एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है। अब थोड़ा सा जरा हम इन एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इनको हम आगे इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो NH3 है, यानी कि
अमोनिया और हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोनेट है, ये दोनों, ये मॉलिक्यूल है और ये वाला आइन है, ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस जो हैं हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की इनकी एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट हैं, इनकी एबिलिटीज जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं से। जी बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर से बता दें। जी ठीक है, हमदा दोबारा से बता दूंगा बच्चे आपको। बेटा जी बात आपको जो मैं बता रहा था उसमें ये कह रहा था कि हमारे पास जो बेसिस होंगे, जो हमारे पास क्या होंगे, बेसिस होंगे, वो क्या करेंगे, वो टेक प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। ये बात तो बच्चे मैंने यहाँ पे सर्कल की है, नजर आ गई आपको हमदा। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो बेसिस हैं वो क्या काम करेंगे, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। बेटा जी ये बात समझ आ गई आपको। अब इसी बात को आगे लेके चलना है और मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो चीज है ये बेस है। क्यों बेस है? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है। बेटा यहाँ से अगर मैं ये जो वाटर मॉलिक्यूल है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल के इसमें ऐड कर दूँ इसी तरह से, ठीक है, अमोनिया के अंदर, तो ये क्या बनेगा? NH4 बन जाएगा ना। ये देखो यहाँ पर ये NH4 नहीं बन गया हुआ, तो इट मीन दैट ये जो अमोनिया था हमारे पास, ये क्या था, ये था बेस। अमोनिया क्या है हमारे पास बेटा जी? ये क्या है? बेस है। ठीक है बेटा जी, समझ आ गई आपको? अमोनिया बेस है। अच्छा मैंने कहा बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। चलिए आयन की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? आयन है। ये जो CO3 है ये क्या है? आयन है। अब देखें अगर मैं इस वाटर में से इधर एक प्रोटॉन ऐड कर देता हूँ, ऐसे निकाल के हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, प्रोटॉन निकाल के मैं ऐड कर देता हूँ बेटा जी, तो ये जो CO3 था यहाँ पे आप देख सकते हैं HCO3 होगा। इसमें आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा, इसमें हाइड्रोजन आ गया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने देखा इस कार्बोनेट के अंदर बिल्कुल भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। ये क्या है? ये बेस है। ये हाइड्रोजन को, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है बेटा जी। ब्रोंस्टीड ने हमें जो डेफिनेशन बताई है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये जो बात मैंने सर्कल की है अभी आपकी स्क्रीन पर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो टॉपिक समझ आएगा। जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं बेटा जी, प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करते हैं। अब ये अमोनिया हमारे पास है, इसको देख रहे हैं, CO3 हमारे पास, इसको देख रहे, दोनों के अंदर प्रोटॉन ऐड हुआ है। कहाँ से हुआ है? वाटर से निकल के यहाँ अमोनिया में ऐड हुआ है, यहाँ वाटर से निकल के कहाँ? कार्बोनेट में ऐड हुआ है। दोनों सब्सटेंसेस से, दोनों सब्सटेंसेस जो है, अमोनिया है या कार्बोनेट है, ये दोनों क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। इस वजह से ये क्या है? ये बेसिस है। अंडरस्टैंड? आगे बात करते हैं इन दोनों की ही। कहता है ये जो दोनों आप यहाँ पढ़ के आए हैं, ये वाले जो अमोनिया और कार्बोनेट है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आप देखें, अमोनिया और कार्बोनेट हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, दोनों ने प्रोटॉन ही लेना है, लेकिन दोनों की एबिलिटीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये वाटर से जब प्रोटॉन ले रहे हैं, एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, इनकी एबिलिटीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। हम कहते हैं जी we compare these abilities of bases। हम इनकी जो एबिलिटीज हैं इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि इसने जल्दी, ये जो हमारे पास NH3 है इसने जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, या फिर ये जो हमारे पास CO3 है इसने जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है, किसने जल्दी करना है? ये क्वेश्चन ज़हन में आता है ना। हमने कहा कि दोनों के दोनों क्या काम करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारे ज़हन में फिर ये आता है कि दोनों में से जल्दी कौन करेगा? किसकी ज्यादा एबिलिटी है या किसकी कम एबिलिटी है? बेटा जी इनकी जब एबिलिटीज की बात करते हैं, इनकी जो ये जो एबिलिटी है इसको चेक करने की बात करते हैं, तब हमें देखना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कौन सा कांस्टेंट देखना है बेटा जी? यहाँ पे के बी क्या कांस्टेंट है? ये देखे टॉपिक देखे क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। टॉपिक देखा बच्चे आपने? टॉपिक का नाम क्या था कि हमने बेसिस का कांस्टेंट देखना है। ठीक है, तो ये हमने के साथ जो सब्स्टिट्यूट में यहाँ बी लिखा है, बी जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिस को। अंडरस्टैंड बच्चे? इस तरह से आगे मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया, इट इज द बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ये था हमारे पास बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कंपेयर करके इनकी एबिलिटीज को देखना है। अब हम बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट को स्टडी करते हैं। हम कहते हैं कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन, कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ जनरल बेसिस है। ये मेरे पास एक जनरल सी बेस है, कोई भी बेस है, जैसे मैं कह देता हूँ नहीं मेरे पास अमोनिया है जो ऊपर लिखा हुआ था, जब मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास कोई और बेस है, मैं कह देता हूँ बेटा जी मेरे पास जो बेस है वो यहाँ पर NaOH है, ये भी बेस है। ठीक है बेटा जी, ये भी क्या है? ये बेस है। चले कोई भी बेस है मेरे हमारे पास, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम मैंने जनरली इसको बी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा जी,
जनरली मैंने इसको यहाँ बी लिख दिया, बी रिप्रेजेंट कर बेस। कोई भी जनरल सी बेस है हमारे पास, वो क्या काम करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो वाटर से एक प्रोटॉन ले लेगी, एक प्रोटॉन ले लेगी ना बेटा। यहाँ पे ये देखें स्क्रीन पर मैंने आपको डायग्राम कर रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बताई थी, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन है। स्पेशली ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो बेसिस है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं बेटा जी, प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं, वो वाटर से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से एक बेस निकल के सॉरी एक हाइड्रोजन निकल के इस बी के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना यहाँ पर। जब वाटर में से एक हाइड्रोजन निकाला हमने तो पीछे क्या बचा, OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव जो वैसे लिख दिया हमने, ठीक है बेटा जी। हमने क्या किया, इस बेस में क्या किया, इस बेस ने यहाँ पर इस वाटर में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, वहां से इसने अपने साथ उसको अटैच कर लिया है। हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो बेस की डेफिनेशन हो गई है, ये जर्नल रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पर मैं बी लिख रहा हूँ, बी का मतलब क्या है, बी, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। चलें जरा बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जरा हम इसका देखते हैं कि हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें हमने इसका केसी लिखना है बेटा जी। केसी कैसे लिखते हैं, जब हम बात करते हैं केसी की, जब हम बात करते हैं केसी की, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें केसी लिखना होता है तो हम प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है बेटा जी। अब हम प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर लिखेंगे। तो ये जो रिएक्शन था मैं भी आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करता हूँ जी। तो बेटा जी ये देखें, ये रिएक्शन आपके सामने आ गया है, इसमें ये दो चीजें जो है ये प्रोडक्ट में आ रही हैं, बी एच और ओ एच, बी एच और ओ एच, इन दोनों को आपने कहाँ लिखना है, आपने इनको उनके न्यूमिनेटर में लिखना है। तो मैं आपके सामने फॉर्मूला करता हूँ, आपको समझ आ जाती है अभी। ये देखें बेटा जी, अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला को नजर आ रहा हो तो इसके न्यूमिनेटर में बी एच और ओ एच लिख दिया, और जो दोनों रिएक्टर्स थे हमारे पास, जो बेस रिएक्ट कर रही थी वाटर के साथ, वो दोनों को दोनों बेटा जी मैंने आपको देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में लिखी है, इसके नीचे लिख दी है, और दोनों को मैंने ब्रैकेटें लगाई हैं। और ब्रैकेटें आपको लॉ ऑफ मैथ्स एक्सेल में पढ़ाया था, आपको वहां बताया था कि जो ब्रैकेट होती है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमने इसका क्या लिख लिया जी, हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया है। अब हम कहते हैं वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, हमने यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया हुआ है हमारे। हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ वाटर के 100 मॉलिक्यूल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे पास वाटर के यहाँ पर इसके कंटेनर के अंदर 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा जी। हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 1000 जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर इसके क्या है जी, हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसमें से सिर्फ एक जो मॉलिक्यूल था वो आयनाइज हुआ है, एक जो मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है। बाकी हमारे पास कितने बच गए फिर, 9 और 9 ट्रिपल 9 मॉलिक्यूल जो है वो बाकी बच गए। यानी कि हमने कहा कि वहां पे जो आयनाइजेशन है बहुत कम हुई है। हम कहते हैं कि वाटर जो था, ये वाला जो वाटर था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हुई। कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा जी इसकी, हमने सपोज की थी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1000 मॉलिक्यूल, 1000 cm³ है, हमने ये सपोज की हुई है। तो एक सिर्फ उसमें से निकला है आयनाइज हुआ है, हम कह देते हैं ये कांस्टेंट है। वो जो एक हुआ था हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, हम कहते हैं वो भी नहीं हुआ, हम उसको कांस्टेंट कह देते हैं। तो इसको तो आके इसके साथ बेटा जी इधर आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप देखें इधर ले जाकर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है, उसका नाम हमने दिया है के बी। अब के भी क्या है, अनदर कांस्टेंट, इट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये है जी बेस का कांस्टेंट। यहाँ पर देखें इन दोनों की जगह पे मैंने के भी लिख दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें एज इट इज आ रही हैं, सिर्फ इन दोनों के सी और H2O जो दो कांस्टेंट है, इनकी जगह पे मैंने एक नया कांस्टेंट लिख दिया है जी, वो क्या है हमारे पास के बी है, ठीक है जी। अब जहाँ पे ये मैंने रिजल्ट लिखा है, ये हमें स्पेशली याद रखना है, इसको पढ़ने के बाद जो चीजें हमने पढ़ी हैं अभी केबी को पढ़ा है, तो इसके बारे में मैंने बेटा जी यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा है। ये रिजल्ट आपके ज़हन में होना चाहिए जब हम केबी को स्टडी करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं जी के बी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के बी, अगर के बी स्मॉल होगा तो जो बी बेस है वो वीक होगा, ठीक है जी। अगर के बी स्मॉल होगा तो बेस क्या होगी, वीक होगी। और अगर लिखा हुआ है वॉइस विद, इसका मतलब है कि अगर के बी लार्ज होगा, ठीक है, अगर के बी लार्ज होगा तो बेस क्या हो जाएगी,
स्ट्रॉन्ग, एस मीन स्ट्रॉन्ग, एल मीन लार्ज। अगर के बी जो है वो लार्ज हो जाएगा तो बेटा जी जो बेस है वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें जो रिजल्ट निकल रहा है वो ये है कि के बी के ज्यादा हो जाने से हमारी बेस जो है स्ट्रांग हो जाती है, और के बी के कम हो जाने से हमारी जो बेस है वो वीक हो जाती है। ठीक है जी, ये हमने रिजल्ट देख लिया। अब इसी रिजल्ट को हम लेके चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, उस टेबल में देखते हैं कि हमारे पास कुछ सबस्टांसेस हैं, कुछ बेसिस हैं, वो वीक बेसिस हैं कि स्ट्रांग बेसिस हैं। ठीक है जी, हमने बेसिस को स्टडी करने के लिए हमने कहा था कि हम इनके केबी को देखते हैं, कोई बेस की आयोनाइजेशन ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है, की आयोनाइजेशन को देखने के लिए हम यहाँ पे के बी को देखेंगे। ठीक है जी, तो हम के बी की बात करते हैं। जो बेस, जिस बेस की के बी कम होगी, यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक बेस है। ठीक है जी, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ गया होगा, एनिलीन इसका नाम है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एज अ बेस रिएक्ट करता है। और यहाँ पे हम लिखा वेरी वीक बेस, वेरी वीक। क्यों, आप देख सकते हैं 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज -10, -10 पावर आ रही है, उसकी पावर में -10 आ रहा है। इतनी कम वैल्यू है ये, केबी की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई है, एनिलीन के लिए इतनी ज्यादा कम हो गई है हमारे पास। हम कह देते हैं जी कि ये हमारे पास जो है क्या है, वेरी वीक बेस है। ठीक है जी, एनिलीन जो है हमारे पास वेरी वेरी वीक बेस है, क्योंकि इसकी केबी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई है। अगर बात करें थोड़ी सी हम इस कंपाउंड की, ये हमारे पास है मिथाइल अमाइन, ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है ये क्या है जी, मिथाइल अमाइन है। तो इसकी अगर बात करें तो बेटा जी यहाँ पर देखिए 10 टू रेज -4 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी वैल्यू ज्यादा हो गई है, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई है। तो ये भी बेस जो है थोड़ी कम वीक है, ये वाली उससे भी कम है। यहाँ पर लिखा है कि हाई है वैल्यू, ठीक है, ये जो है वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो तीन आ रहे हैं हम कहते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इनके जो केबी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है जी, तो इस वजह से हम कह देते हैं कि ये जो हमारे पास है क्या नाम है बेसिस, ये क्या है, ये बहुत स्ट्रांग बेसिस है। ठीक है जी, तो ये हमें पता चल गया यहाँ से। तो हमने ये टेबल से देख लिया कि हम इनके केबी को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, जरा नेक्स्ट बात करते हैं, जरा इसका उलट। यहाँ पे हम पीछे पढ़ के आए थे कि ए, ठीक है जी, क्या पढ़ के आए थे, के ए पढ़ के आए थे, और उसके बाद हम पढ़ के आए थे के बी। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि हम इनके साथ, यहाँ पे आप देख रहे हो पी लिख दिया है, यहाँ पे पी क्यों लिखा है, इसकी क्या वजह है, ये हमें डिस्कस करना है। पी के ए एंड ई के बी, ये क्या होते हैं। हम कहते हैं जी द वैल्यूज ऑफ के ए एंड के बी फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ये जो के ए है ये फॉर वीक एसिड होगी, और जो के बी है ये फॉर बेस होगी। हम कहेंगे ये स्मॉल होती है, क्या होती है, ये स्मॉल होती है। यानी कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई एसिड स्ट्रांग है या वीक है, या हमें चेक करना हो कोई बेस स्ट्रांग है या वीक है, तो एसिड या बेस को देखने के लिए इनके कांस्टेंट्स को देखते हैं, यानी कि ए और के बी को देखते हैं। अगर तो ये इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, हम कहेंगे हमारा जो एसिड है या बेस है वो क्या है, स्ट्रांग है। अगर इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू कम होगी, जैसे ही इनकी वैल्यू कम होगी, तो हम कहेंगे कि हमारा एसिड या हमारा जो बेस है वो क्या है, वो वीक है। ठीक है बेटा जी, यहाँ से हमने नोट कर लिया कि हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम जरा थोड़ा सा मजीद इसको देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक नई बात आ रही है, वो ये है कि हमारे लिए आसानी क्या है, इट इज कन्वीनियंट टू कन्वर्ट देम, हम इसको कन्वर्ट करें इनटू द होल नंबर, हम इसको होल नंबर में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास ये नंबर जो होते हैं, ये वैल्यू जो होती है बहुत स्मॉल होती है। बेटा जी मैं आपको टेबल में दिखा देता हूँ, आपको नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर देख लें 10 टू रेज -10 आ रहा है, 10 टू रेज -4 आ रहा है, 10 टू रेज -5 आ रहा है, बहुत स्मॉल वैल्यूज है ना। तो इतनी स्मॉल वैल्यू को बेटा जी हमें कंट्रोल करना, इनके साथ हमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज को कम कर लेते हैं, हम इनकी वैल्यूज को सॉरी होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं जी, कन्वर्ट देम इनटू होल नंबर।
होल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें जी ये दो काम करते हैं। एक हमारे पास पी के ए होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है जी पी के बी होता है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी। तो पी के ए इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के ए, यानी के ए का अगर आप नेगेटिव लोगारिथम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है पी के ए। यहाँ से हमें पता चल गया जी। इसी तरह अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के भी लेते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट फॉर बेस है। अगर हम इस के बी का नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं, यहाँ पर देखिए नेगेटिव लॉगरिथम लिखा मैंने के बी के साथ, ये के बी था, इसके साथ मैंने बेटा जी क्या लिखा है नेगेटिव लॉगरिथम। अगर हम के बी के साथ नेगेटिव लॉगरिथम लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है कि ये पी के बी बन जाता है। ये है जी हमारे पास पी के बी। ये दो दो कांस्टेंट हैं के ए और के बी, इनके साथ पी जो हम लिख रहे हैं, इस पी को लिखने की वजह क्या है ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने इनको कन्वर्ट करना होता है इनटू होल नंबर। बेटा जी ये मैंने सर्कल कर दिया, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि हम इसको पी में लिखने की क्या वजह है। ये मैंने आपके सामने इसकी वजह लिखी है, आपको नजर आ गई होगी। तो बेटा जी ये सारी जो डिस्कशन की है इसका रिजल्ट क्या है, ये मैंने आपके सामने नीचे रिजल्ट लिख दिया जी। रिजल्ट देखें आप, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो ये रिजल्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, लार्जर द पी के ए वीकर द एच। आप पहले बात करके एक बात यहाँ पे याद कर लेनी है, स्पेशली जो दो बातें मिक्स नहीं करनी। अगर हमारे पास के ए होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी स्ट्रेंथ के, एस टी आर ई एच, ये स्ट्रेंथ है। के ए होगा तो ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिड की स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा जी। अगर हम बात करेंगे पी के ए की, यानी कि ये भी के ए है ना, तो ये क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्ट्रेंथ के। क्या हो जाता है जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ के। बेटा ये दो बातें मैंने आपके सामने इकट्ठी करके लिख दी हैं, आपने इनको ध्यान में रखना है। ये जो रिजल्ट है ये जरूरी है, सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद ये रिजल्ट जरूरी है जब भी आपने किसी एसिड को देखना हो कि वो एसिड स्ट्रांग है या वो एसिड वीक है, या उस एसिड की आयोनाइजेशन ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, देखने के लिए ये दो रिजल्ट जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिए हैं, लिख दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर के ए वैल्यू ज्यादा होगी तो आप लोग कहेंगे हमारे पास जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, हमारे पास एसिड स्ट्रांग है। अगर के ए का उलट जो है पी के ए, अगर पी के ए ज्यादा होगी तो आप कहेंगे स्ट्रेंथ कम है। उलट करना है, इसमें इनवर्स रिलेशन बताना। ठीक है जी। और इसी तरह बेस के लिए अगर हम कहते हैं जी बेटा जी हमारे पास लार्जर द पी के बी इट मीन द वीकर द बी। ठीक है, इसी तरह बेस के लिए ये दो रिजल्ट है। तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, जरा बात को अब आगे लेके चलते हैं। कुछ मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं, एक और रिजल्ट है उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थर्ड रिजल्ट है, ये हमारे पास तीसरा, if the difference of pKa value of the two acid is 1। ये एमसीक्यूज के लिए बात वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने स्पेशली इसको देखना है बेटा जी। इसमें कहते हैं कि हमारे पास pKa वैल्यू ऑफ टू एसिड, दो एसिड है हमारे पास, दोनों एसिड की जो pKa वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, यानी कि दोनों को अगर माइनस कर ले तो आंसर 1 आता है। ठीक है, अगर डिफरेंस 1 आएगा देन द एसिड विद स्मॉलर पीके, जिसकी यानी कि आप पहले दो एसिड है हमारे पास, एक की पीके वैल्यू 2 है, एक की पीके वैल्यू 3 है, तो ऐसा एसिड जिसकी पीके वैल्यू 2 है यानी कि जिसकी पीके वैल्यू स्मॉलर है वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा ज्यादा अदर। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि अगर किसी एसिड की पीके वैल्यू जो है, दो एसिड को डिफरेंस किया जाए, माइनस किया जाए और उनका जो डिफरेंस है, जो आंसर है वो 1 आ जाता है, तो जो एसिड जिसकी पीके वैल्यू कम होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है जी। अगर वो डिफरेंस 2 आ जाता है, वही डिफरेंस 2 यानी कि आप कह लें एक एसिड है उसकी पी के ए 2 है और दूसरा एसिड है उसकी पी के ए 4 है, यानी कि 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो 2 आ जाएगा ना। अगर डिफरेंस 2 आ जाता है तो वो एसिड जिसकी पी के ए
2 थी वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर डिफरेंस 1 का आ रहा है तो कितना स्ट्रॉन्गर था वो था जी हमारे पास, हमने देखा यहाँ पर कि वो उससे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था, हमने कहा उसको वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अगर डिफरेंस कितना आ रहा है जी 1 का, अगर डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा जी 2 का, तो हम कहेंगे वो एसिड जिसकी पीके कम थी वो वाला एसिड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। चलें, अब ये थी हमारे पास रिजल्ट्स इस सारे डिस्कशन के। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में भी आ रहे होंगे और पेपर्स में भी आते हैं। मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं, साथ हमें इनको भी देखना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेस। आपके जेल में जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो जरूर आता होगा कि हम बेसिस को पढ़ रहे हैं, कौन सी बेस स्ट्रॉन्ग है या कौन सी बेस वीक है, हम ये हमारे जेल में क्वेश्चन आता है। इनको चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको क्राइटेरिया बता भी दिया है। ये जो टेबल अभी मैं आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ, ये टेबल जो आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो 3 हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ आपकी इस डिस्प्ले में सामने, ये 3 को मैंने कहा था वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर देख सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्यों? क्योंकि इनकी जो Kb वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, और जितनी ज्यादा Kb वैल्यू होगी उतना ही हमारे पास ज्यादा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलें, यहाँ पर हमने टेबल से तो देख लिया, लेकिन इसको जरा हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं। जो रिजल्ट हम पढ़ के आए हैं उनके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग पेयर्स आर द आयनिक हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1A, यानी कि 1A का क्या नाम है? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2A, प्रोटीन में जो ग्रुप 2A है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बेटा जी। इन दोनों ग्रुप्स के वो क्या होते हैं हमारे पास? हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, आयनिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये एक बात आपको समझ आ गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि NaOH लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने KOH लिखा हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। ये एक बात होगी। उसके बाद मैंने लिखा एंड के बाद इनको स्ट्रॉन्ग होने के लिए मैं दूसरी वजह आपको बता रहा हूँ, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखें, ये जो बेस है मैंने इसको इस वाटर में ऐड किया तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुई, तो मैंने क्या किया? वीक बेस। क्या है बेटा? ये वीक बेस। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह से MaOH, ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा नहीं है आंसर में, लेकिन यहाँ मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। आपने इसके आंसर में ये जो इक्वेशन है लाजमी मेंशन करनी। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे इस तरह से आपने इसको इक्वेशन बना के लिखना है। आप कहेंगे NaOH प्लस H2O, और फिर वहां पे आप इस तरह से रिएक्शन का एरो करेंगे और आप कहेंगे हमारे पास जो है Na जो है वो बन गया यहाँ पर OH के साथ NaOH बन गया, और हमारे पास जो है साथ एक वाटर, और हमारे पास बेटा जी यहाँ से जी यहाँ पर हम कहेंगे हमारे पास जो हमने जब इस बेस को इसमें ऐड किया तो क्या हुआ, ये यहाँ से अपने आइज में डिसोसिएट हो गया। हम इसके आइज को देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसके आइज देख रहे हैं, हम कहते हैं ये अपने आइज में क्या हो गई है? डिसोसिएट। यानी कि जो Na पॉजिटिव है वाटर में ऐड होने के बाद, डिसोल्व होने के बाद अलग हो जाता है, और जो हमारे पास OH नेगेटिव है ये क्या है? ये अलग हो जाता है। ठीक है जी। ये दोनों के दोनों जो आइज हैं अलग अलग हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इसका हाफ पोर्शन था वो अलग हो गया, बाकी हाफ पोर्शन जो था वो अलग हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। लेकिन इस केस में अगर आप देखें ऐसा नहीं हो रहा। ये जो वीक बेसिस है ये क्या है? ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। सबसे बड़ी जो रीजन मैंने आपको बता दी है, दूसरी रीजन बता दी है, वो ये है कि आप इनकी आयोनाइजेशन देखेंगे। अगर तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो रहे हैं, तो आप कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और दूसरी वजह बताएंगे कि इनकी जो के बी वैल्यू है वो भी ज्यादा है। के बी, दो वजह बता दी थी मैंने। एक तो आप कहेंगे के बी वैल्यू ज्यादा है, दूसरी वजह बताएंगे ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये दो बातें समझ आ गई आपको। और यही दो बातें आपने बतानी है यहाँ पर वीक बेसिस। आप कहेंगे वीक बेसिस है वो कंसिस्ट होते हैं मॉलिक्यूल राइफर और रिएक्ट करके जब वाटर के साथ तो क्या करते हैं, वो कंप्लीट एक तो ये आपने ये मैंने आपको पिक्चर में समझा दिया था। आपने कहना है कि वहां से प्रोटॉन रिमूव कर लेते हैं, जैसे यहाँ से प्रोटॉन इस NH3 में आ गया था, यहाँ से प्रोटॉन इस कार्बोनेट में आ गया। दूसरा आपने बताना है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने थे
इस टॉपिक के रिलेटेड। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। तो इसकी हम कल अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अभी आपके सामने यहाँ पर आपका माइक जो है वो